हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग जो पिछला वीडियो हमने इंग्लिश मीडियम के लिए बनाया था, एक सैम्पल पेपर हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था, जिसमें हमने जाना था कि कैसे हम मैक्सिमम मार्क्स गेन करेंगे। और आपने देखा था पेपर बहुत ही आसान था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस भी किया था, और उसमें हमने आपको बताया था किस तरीके से आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। आइए तो इसमें भी हम लोग आज देखेंगे, ये सैम्पल पेपर आपका है 2024 का है। देखते हैं कि इसमें किस तरीके से जीव विज्ञान में हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। क्लियर है। जैसा कि हम लोग समय जो है 3 घंटे 15 मिनट आता है, पूर्णांक 70 का ही है। 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है ताकि आप प्रश्न पत्र को बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर लें, पढ़ लें, तब जाके आप सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए और आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि जो है नामांकित रेखा चित्र द्वारा कीजिए। और एक चीज़, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंकों के सामने लिखे गए हैं, तो उस हिसाब से आपको आंसर करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हम लोग देखते रहेंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें हम लोग ये जानेंगे कि मैक्सिमम मार्क कैसे हम पेपर में लाएंगे। उसके लिए हमने आपको बताया था कि मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए दो चीज़ें, एक तो आपका रिवीजन है, दूसरा आपका डायग्राम। जितना ज़्यादा आप बायोलॉजी को रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने का, ये मान चलिए, क्योंकि बायोलॉजी रिवीजन मांगता है। कहा था ना, को जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वैसे बायोलॉजी कहती है कि आप मुझे रिवीजन दीजिए, मैं आपको मैक्सिमम मार्क्स दूंगा। तो रिवीजन प्लस डायग्राम, डायग्राम तो हाँ बनाना ही जहाँ कहा गया है, और वहाँ भी बनाना है जहाँ आपको चीज़ें नहीं आ रही हैं, आप उसको डायग्राम के द्वारा भी दिखा सकते हो, आपको पूरा पूरा मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर। और एक चीज़, जैसे कि लिखा गया है कि जैसा अंक कौन प्रश्न कितने अंक का है, इसके लिए आप क्या करना है, उतना ही एग्जैक्ट लिखना है। बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखना है कि आप बहुत ज़्यादा लिख करके अपने टाइम को ख़राब मत करिएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमको आते हैं, लेकिन टाइम की कमी से हम लोग उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, उसके जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। इसलिए ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा जाए जितने नंबर का उसी नंबर का उतना ही आप लिखें। ऐसा नहीं 2 नंबर पूछा तो आपने 1 पेज भर दिया, नंबर 2 से ज़्यादा मिलने वाला नहीं, इसलिए ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़, कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप कर। सब पढ़ तो मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बेटा। आएगा कॉन्फिडेंस जब आप पेन पेज लेके बैठोगे और सैम्पल पेपर को सॉल्व करो, यानी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस जितना करोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बढ़ता चला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। पहले आप लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य पे आप लड़िए। हमको ये मूल बनाइए कि हमें 70 आउट ऑफ 70 हमको पाना है। ध्यान रखिएगा, जीवन में लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। इसलिए लड़ो लड़ो, अच्छे मार्क्स लाने के लिए लड़ो, बेहतरीन तरीके से लड़ो, ताकि हम कुछ नाम कर सकें, घर का, देश का, अपने परिवार का। क्लियर है। उसके साथ साथ और कहते हैं कि बायोलॉजी बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब होती है। इसमें आप डॉक्टर बनेंगे या आप कोई टीचर भी बनेंगे, जो भी बनेंगे, बहुत ही आप बेहतरीन तरीके से देश को चलाएंगे, लोगों के बीच रहेंगे, है ना। तो इसलिए इस जॉब को बहुत बेहतरीन बनाना, बायोलॉजी का टर्म से निकालना है और कुछ अच्छा कर दिखाना, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ ये ना कहे कि बायोलॉजी लेकर हम फंस गए। नहीं, बायोलॉजी आप लिया, आपका जीवन बहुत बेहतरीन हो जाएगा। चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप टीचर हो, किसी भी जॉब में रहोगे, बायो आपका पीछे छोड़ेगा नहीं, और आप धीरे धीरे देश का नाम रोशन करते रहेंगे। क्लियर। चलिए हम लोग आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें देखिए था मैक्सिमम लगभग क्वेश्चन बहुविकल्पी रूप में दिया था, ऑप्शनल। यहाँ पर देखो एक नंबर क्वेश्चन को 2 तरीके दिया, एक तो दिया बहुविकल्पी रूप में और एक दिया वन वर्ड टाइप क्वेश्चन दिया हुआ। आइए देखते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन ये रहा, कहा है कि सही विकल्प चुनिए या अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ कि निम्नलिखित में कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग को क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। यानी पुमंग है कि जायांग है, गुड़ बीजाणु ध्वनि है, या आपका परागण है। देखो परागण की प्रक्रिया हो गई, गुड़ बीजाणु ध्वनि छोटी चीज़ हो गई फीमेल के लिए। और इसमें देखो 2 चीज़, एक बना पुमंग और एक आपका जायांग। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं। कभी कभी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि पुमंग जायांग। अरे भैया, पुमंग मतलब होता है पुरुष। क्या हो गया, पुरुष से ध्यान रखिए कि पुमंग मतलब पुरुष, यानी ये नर जनन अंग का भाग होता है। और जायांग का मतलब होता है जया बहादुरी, अमिताभ बच्चन की मिसेज, दैट इज द फीमेल। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि पुमंग पुरुष और जायांग, चाहे आप जया बहादुरी, चाहे आप जूली, चाहे आप जाने मन, जो भी याद रखिएगा, जायांग में जाने मन, जो भी याद रखिएगा, ये फीमेल के लिए और वो मेल के लिए है। तो इसलिए आप आराम से, क्योंकि जानते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ये मान चलिए कि आप बहुत जल्दी क्वेश्चन गलत करने वाले। इसलिए बहुत ज़रूरी आपको क्या है
कि आपको स्पष्ट हो जाए कि पुमंग क्या है। पुमंग आप जानते हो कैसे बनता है, कहते हैं पुमंग जो होता है वो कई पुंकेसर से मिलके बना होता है। पुंकेसर को इंग्लिश कहते हैं स्टेमन, क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। और जबकि पुमंग को बोलते हैं गाइनोसियम, गाइनोईसियम कहते हैं, गाइनोईसियम कहते हैं। और स्टेमन में सही देखा जाए दो पार्ट होते हैं, ये सबको पता है। एक आपको होता है परागकोश और एक आपको होता है पुतन। यानी आपने देखो कुछ ऐसा डायग्राम बना होता है, परागकोश और पुतन जो बना होता है, जिसको आप बोलते हैं एंथर और फिलामेंट होते हैं। तो ये मेल का भाग होता है। एंथर में क्या होगा, आपका बनेगा पॉलन ग्रेन। क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि पुमंग क्या है, जायांग क्या है। जायांग आप जानते हो कि जायांग क्या हो सकता है। जायांग में आप जानते कि जो जायांग होता है वो आप वो कई स्त्रीकेसर से मिलकर होता है। और कई स्त्रीकेसर जो होता है उसको बोलते हैं, उसमें 3 भाग होते हैं। कौन, वर्तिकाग्र और क्या होता है, वर्तिका और अंडाशय, है ना। थोड़ा सा जान, चीज़ों को जानना जरूरी है। जैसे जायांग है, जायांग जो होता है ये मिल्क बना होता है स्त्रीकेसर से। किसे बना, स्त्रीकेसर। और स्त्रीकेसर में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र होता है, और एक होता है वर्तिका। ध्यान रखिएगा, कभी वर्तिका वर्तिका पे कन्फ्यूजन हो जाता है। वर्तिकाग्र बड़ा है तो ऊपर है, वैसे छोटा आपका वर्तिका रहेगा। वर्तिका को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा और इसको बोलते हैं स्टाइल। और ये आपका होता है ओवरी, ओवरी बोले तो अंडाशय। तो स्त्रीकेसर में 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, यानी स्टाइल, सॉरी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये आपको क्या होगा, स्त्री, इसको आप जाने मैंने याद रखिए। और जो आपका पुमंग है उसको आप ध्यान रखिएगा, क्या, पुरुष के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, ये तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो गया वो हो गया आपका पुमंग हो गया। ठीक है, पुमंग। चलिए अब दूसरा जो कहा है कि आपके मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। हम लोग शुरू से सुनते हैं कि जो लिंग निर्धारण हो रहा है वो हो रहा है किसके से हो रहा है, देखो माँ के लिंग गुणसूत्र से। किससे हो रहा है, माँ के लिंग गुणसूत्र। क्यों, क्योंकि मेल का होता है, सॉरी माँ के लिंग गुणसूत्र से गलत हो जाएगा, कारण निर्धारित होता है। तो ये आपको हो जाएगा किससे, पिता के लिंग गुणसूत्र। किससे हो जाएगा, पिता के। क्यों, क्योंकि फीमेल जो होगा उसमें का यक्स यक्स और एक और ये आपको हो गया यक्स मतलब फीमेल का हो गया, और एक हो गया यक्स वाई, ये हो गया आपका मेल का। तो चूंकि इसमें सेम है और इसमें यक्स वाई है, इसलिए जो गुणसूत्र का जो निर्धारण होगा मेल या फीमेल वो डिसाइड करेगा वाई से। और वाई किस में होता है, यम में। यम बोले तो मेल, मेल बोले तो पिता। ध्यान रखिए किस में होगा, पिता के द्वारा, पिता के लिंग गुणसूत्रों के द्वारा आपका मानव में संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। आप और चीज़ें दिया है कि शुक्राणु के माप से, अंडाणु के माप से, सब चीज़ें क्या है, सब फर्जी, इसमें कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिता के लिंग गुण सूत्र से। क्लियर। आइए इसी तरह अगला जो क्वेश्चन आपका है, कह रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग आजकल हम लोग चिकित्सा में भी कर रहे हैं ढेर सारे, और भी कृषि में कर रहे हैं। चिकित्सा में क्या है, चिकित्सा में हम लोग डिजीज़ को जल्दी पहचानने में, डिजीज़ को सही करने में, है ना। जैसे हम लोग एक चिकित्सा में एक आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के द्वारा हम एक डिजीज़, आपने पढ़ा होगा एडीए डिफिशियंसी डिजीज़ को ट्रीटमेंट किया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। तो इसमें जो आंसर लगेगा चिकित्सा में भी है, कृषि में भी है, इसमें तो आंसर लग जाएगा दोनों में। किस में लगेगा, दोनों में, यानी चिकित्सा में भी इसका उपयोग होता है और कृषि में भी इसका उपयोग होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस रीजन ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते नहीं हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। क्लियर। जब आप रिवीजन करेंगे तो अपने आप क्वेश्चन निकल के बाहर आ जाएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन हो भी जाएगा। ध्यान रखना कि कहा गया है कि लक्ष्य को पहले निर्धारित करो। जब आप लक्ष्य को बेहतर करना है तो आपको पढ़ाई भी अपने आप बेहतर हो जाएगी। आपने सोचा नहीं, बेहतर हो गया। क्लियर। क्यों, क्योंकि मिल जाएगी मंजिल यूं ही भटकते भटकते, और गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, यानी उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, वो गुमराह है। वो फेल भी हो सकते हैं, पास होने के बहुत अच्छा पास मार्क्स नहीं पाएंगे। ठीक है, जब आप लक्ष्य बना दो कि हमको टॉप 10 को मारोगे, हमको नंबर 1 आना है, क्या ना नंबर 1 आना है, तो आपको पढ़ाई भी किस तरीके हो जाएगा, अपने आप नंबर 1 हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पहले लक्ष्य निर्धारित करो, जिस तरह से आपका लक्ष्य रहेगा उस तरीके से आपका काम होगा। क्लियर। आइए अब बात आती है, कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा भारत का जैव तप्त स्थल, तप्त स्थल का मतलब तप्त मतलब हॉट,
हॉट स्पॉट कहते हैं। हॉट स्पॉट क्या होता है? हॉट स्पॉट जहाँ पर ढेर सारी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है उसको बोलते हैं हॉट स्पॉट। कहते हैं बेसिकली इंडिया में लगभग 4 हॉट स्पॉट माने गए हैं। जैसे है तो ढेर सारे, लेकिन इंडिया में बेसिकली 4 हॉट स्पॉट। एक आपका वेस्टर्न घाट आता है। वेस्टर्न घाट मतलब पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट आंसर भी दिया, अरावली पर्वत नहीं है। और एक आपका दिया हुआ है ध्यान के पूर्वी घाट नहीं। वेस्टर्न अगर घाट दिया तो ये तो आपका आंसर लग गया, लेकिन उसके अलावा कुछ जानेंगे। एक आपको होता है वेस्टर्न घाट और श्रीलंका भी है एक रो में, और एक ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न मतलब पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा है, और एक सुंदरबन। ये 4 है जो हॉट स्पॉट आपके हैं। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका पश्चिमी घाट लगेगा। कौन लगेगा? पश्चिमी घाट। एक क्वेश्चन कई बार अगली बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज द हॉट स्पॉट ऑफ हॉट स्पॉट के बारे में क्या पूछ सकते हैं, उसके बारे में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और आप लिख सकते हो। क्लियर? आइए, ये तो हो गया आपके 3-4 जो जेनेटिक ऑप्शनल क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन तो आपने चारों सही लगा दिया। अब हम लोग जो बढ़ रहे हैं इसमें कुछ डिस्कशन वाला क्वेश्चन दिया हुआ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। क्या दिया हुआ? ये भी देखो, ये भी 1 मार्क्स से तो बहुत ज़्यादा लिखना नहीं। देखिए इसमें एग्जैक्ट पूछो क्या रहा है, उस चीज़ को ध्यान रखना है। क्या कह रहा कि क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या पूछा, उसका लक्षण नहीं पूछा। ध्यान रखिएगा, गुणसूत्रों की संख्या। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं क्लाइनफेल्टर क्या। देखो क्लाइनफेल्टर KLINIF, यफ का मतलब होता है फादर। क्या होता है? फादर। फादर मतलब होता है मेल। क्या होता है? मेल। यानी जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है वो किसमें होता है? मेल में होता है। क्योंकि ये रोग है, हमको पता है कि नॉर्मल मेल में जो गुणसूत्र होता है वो होता है 44 प्लस X और Y होता है। लेकिन ये एक जेनेटिक डिजीज है जिसमें इसमें एक X गुणसूत्र बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टोटल जो गुणसूत्र संख्या हो जाती है वो हो जाती है 46 की जगह कितने हो जाती है? 47 हो जाता है। ये आपको होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिल गया। दूसरा क्या रहा? टर्नर सिंड्रोम। क्या करा? टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है, यानी अब देखो पहले टर्नर सिंड्रोम है क्या उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम देखो उससे पहले लिखें टर्नर। टर्नर, टर्नर को टी बड़ा करो। टी मतलब होता है तुम्हारी। क्या होती है? तुम्हारी। तुम्हारी मतलब होता है ये फीमेल। फीमेल में नॉर्मल क्रोमोसोम कितना होगा? 44 प्लस X हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो होता है एक गुणसूत्र X गुणसूत्र यहाँ से क्या होता है? यहाँ पर गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। जब गायब हो जाएगा यानी यहाँ हो जाएगा 44 प्लस X, यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? 45। कितनी हो जाएगी? 45। यानी यहाँ पे लिखेंगे 45 और यहाँ पर हम लिखेंगे 47 लिखेंगे। ये तो हो गया गुणसूत्रों की संख्या। 1 नंबर क्वेश्चन आपको हो गया। अब कभी कभी इसके लक्षण भी पूछ लेते हैं कि अगर टर्नर सिंड्रोम के लक्षण क्या है। टर्नर और पहले क्लाइनफेल्टर पढ़ लेते हैं। क्लाइनफेल्टर में क्या, क्योंकि फादर जो कि मेल में था तो मेल में X गुणसूत्र बढ़ गया, जिसके कारण ये हो गया कि इसमें मेल और फीमेल दोनों का लक्षण दिखने लगे। यानी प्रॉपर तरीके का मेल आपको नहीं दिखे, उसमें फीमेल करेक्टर आ जाएगा, जैसे चेस्ट इंक्रीज कर जाएगा, और जो टेस्टिज है वो फंक्शनलेस भी हो सकता है। समझ रहे मेरी चीज़ें? तो ये कई चीज़ें उसमें मिल जाएंगी, यानी फीमेल के करेक्टर दिखाई देंगे, लहरा के चलना, इस तरीके के सारे फीमेल करेक्टर आ जाएगा। और टर्नर मतलब फीमेल करेक्टर है, क्योंकि फीमेल है 1 0 गायब, तो प्रॉपर तरीके का फीमेल करेक्टर नहीं रहेगा, उसमें मासिक धर्म नहीं आएगा, कद छोटा रहेगा, है ना। ये सारी चीज़ें, जन्नांग भी जो है बहुत ही कम विकसित होगी, जिसके कारण कहते हैं ना कि औरत बाज हो गई है। क्या हो गई है? बाज हो गई है ना। तो इस तरीके की चीज़ें जो आपको मिलेगी इसमें, ध्यान रखिएगा। क्रोमोसोम नंबर पूछे, 1 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर होगा तो 1 1 2 2 लक्षण लिख जाएगा, 2 2 नंबर आपको मिल जाएगा, यानी 3 नंबर क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं हैं, और अगर पढ़ें तो क्वेश्चन बहुत धुआंधार तरीके से करें। आइए अब देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और आया हुआ है। कह रहा है कि नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं? सिंपल सा जवाब है इसमें। जवाब है अर्ध सूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन करेगी जिससे शुक्राणु का निर्माण होगा। एक जन्म नर कोश कितना बनेंगे? 4 बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। क्लियर? और शुक्राणु हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड हैं। क्लियर? शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया होती है, चाहे वो अंडाणु बनने की प्रक्रिया हो या शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, उसमें आपके 3 प्रक्रिया इसमें शामिल होती है। कौन कौन होती है आगे लगा इसको भी देख लेते हैं। एक आपको होता है मल्टीप्लिकेशन,
दूसरा होता है ग्रोथ फेज, और तीसरा आपका होता है मैच्योरेशन यानी परिपक्व अवस्था, यानी इसमें आपका विभाजन, इसमें आपका वृद्धि, और इसमें आपका हो जाएगा परिपक्वन। ये 3 अवस्था होती है, चाहे अंडाणु हो चाहे वो शुक्राणु, ये सब बनेगा इसमें। ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस तरह से डायरेक्ट न पूछ सके, ऐसे पूछ सकता है। क्लियर? आप देखो अब तीसरा भी सबसे बहुत बहुत खतरनाक क्वेश्चन है आपका। तीसरा देखो कह रहा है पराग मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है। यहाँ पर थोड़ा और डिस्कस करेंगे कि पराग मात्र कोशिका जो होती है वो हमेशा होती है 2n। क्या होती है? 2n। इसको बोलते हैं डिप्लॉयड, यानी बोले तो द्विगुणित होती है। और क्वेश्चन पूछ सकता है पराग मात्र, अगर पूछे कि परागकण में क्या होगा, तो जो पराग कण होते हैं वो होते हैं यन, हैप्लॉइड होते हैं, यानी अगुणित होते हैं। और इसी में पूछ देता है कभी कभी आपका भ्रूण पोष, एक मिनट पूछ देगा आपका भ्रूण पोष, ये आपका होता है 3n। क्या होता है? 3, इसको बोलते हैं इंडोस्पर्म बोलते हैं, इंडोस्पर्म। इसका अगर पूछा जाएगा कि इसमें क्रोमोसोम संख्या कैसे होगी, तो ये हो जाएगा 3n। ध्यान रखिएगा 3n। तो भ्रूण कोश का Tn और पराग मात्र कोशिका का 2n और जाइगोट का 2n होता ही होता है, क्योंकि 2n में होगा मियोसिस अद्वितीय विभाजन और बनेंगे ढेर सारे पराग कण। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। क्वेश्चन आसान आता है, हम लोग क्या करते हैं, लगाते नहीं है या डरते आते हैं। कॉन्फिडेंस बना रखिएगा, बार बार आप रिवीजन करिएगा, अपने यहाँ नंबर बेहतरीन तरीके से आपको मिल जाएगा। क्लियर? आइए इसी तरीके से देखो यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन है आपका। जैसे यहाँ पर एक बहुत प्यारा क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, उस एंजाइम का नाम लिखिए। उस एंजाइम का नाम आपको लिखना है जो डीएनए को खंडों में तोड़ देता है, यानी आपका ये डीएनए इसको खंडों में तोड़ देता है, उसको बोलते हैं प्रतिबंधित एंजाइम। क्या बोलते हैं? प्रतिबंधित एंजाइम, प्रतिबंधित एंजाइम, या इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। तो जो प्रतिबंधित एंजाइम होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक्सो जो डीएनए के बाहर की तरफ काटता है, और एक होता है इंडोन्यूक्लिएज जो डीएनए के अंदर की तरफ काटता है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है कि जो ये एंजाइम काम करता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा 5' to 3', इसी पर यह काम करेगा। इस सीक्वेंस को इस सीक्वेंस को काटेगा, डीएनए पे काम कर, उसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक पद, इसको बोलते हैं विलोम पद। विलोम पद का मतलब होता है कि आगे पीछे एक समय से जहाज, डालडा। आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आपका हो गया TAC या ऐसे भी आप सिंपल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक मिनट, CA यहाँ बना हम लोग आराम से। जैसे एक आपने बना लिया कि CAG बना लिया, या AA नहीं, ये नहीं, यानी ऐसा होना चाहिए जो इधर भी एक जैसा हो और इधर भी, यानी जैसे A T इसको हो जाएगा A T। अब देखो 1 2 3 4 5 करोगे, यहाँ पे 5 पे यहाँ भी टी मिलेगा, और 1 2 3 4 5 करोगे तो यहाँ पर भी, सॉरी यहाँ पर भी 6 पे टी मिलेगा, और यहाँ पर भी 6 पे टी मिलेगा। यानी ऐसे जाओगे तब भी वही क्रम मिलेगा, ऐसे जाओगे तब भी वही क्रम मिलेगा। इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या विलोम पद। इसी पर काम करता है प्रतिबंधित एंजाइम। क्लियर? ध्यान देखो फिर, जैसे हमने क्या कहा कि आपका T A इसी को हो जाएगा T A और A। तो जब इधर एक जैसे नंबर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो कुछ 6 पे भी आपको A मिलेगा और इधर भी 6 पे आपको मिलेगा। यानी ऐसे जाओगे तब भी, वैसे जाओगे जो क्रम है वो आपको बिल्कुल सेम रहेगा।
क्लियर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबंधित एंजाइम। बहुत ज़्यादा फेमस, आपको पता है EcoRI, ये बहुत ज़्यादा इसमें प्रचलित है। क्लियर। चलिए, तो ये तो आपका था उस एंजाइम का नाम। तो हमने आपको 1 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन आपको 3-3 4-4 नंबर हम आपको बता दे रहे हैं। इसको आप, चूँकि सिर्फ यही मोटो नहीं है कि आप सिर्फ ये पेपर सर, आपका ये हमारा मोटो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकें, इसलिए आपको ज़्यादा मैटर दे रहे हैं। क्लियर। आइए, 1 नंबर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पहला प्रतिबंधित एंजाइम कौन सा था। तो इसको भूलिएगा नहीं, जो पहला प्रतिबंधित एंजाइम था वो आपका था हिंद सेकेंड, भूलिएगा नहीं, कौन सा था, हिंद सेकेंड। क्लियर। चलिए, आइए, अब कह रहा है कि समिष्ट में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार। आपको पता है कि जो पिरामिड होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका डिपेंड करता है नंबर पे, एक आपका डिपेंड करता है बायोमास, और एक आपका डिपेंड है एनर्जी। ये 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं, नंबर संख्या पर, और बायोमास जैव मास पर, और एक आपका होगा एनर्जी पर। जहाँ तक एनर्जी का पिरामिड हमेशा होता है अपराइट। कैसा होता है, अपराइट, ऐसा हमेशा रहे, क्योंकि ऊपर जाने पर उसकी एनर्जी क्या होगी, धीरे कम होती चली जाएगी। वो किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू 10% लॉ। ठीक है। और दूसरा बायोमास होता है। बायोमास जो पॉन्ड वाला होता है, कौन वाला, पॉन्ड वाला होता है, वो आपका पिरामिड होता है इनवर्टेड। बाकी सब होता है आपका अपराइट। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम अपराइट होते हैं, लेकिन जो पॉन्ड का होता है वो कैसा होता है, पॉन्ड मतलब तालाब का होता है, वो कैसा आपका होता है, अप सॉरी इनवर्टेड होता है। कैसा होता है, इनवर्टेड होता है। उसमें नंबर में भी मैक्सिमम होते हैं अपराइट, लेकिन एक होता है ट्री इकोसिस्टम। कौन सा, ट्री इकोसिस्टम, जिसमें होता है ये भी कैसा होता है, इनवर्टेड होता है। तो ये होते हैं 3 प्रकार के पिरामिड। इसको एल्डोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। तो एक नंबर पे, एक बायोमास पे, और एक आपका एनर्जी में बेस रहता है। तो इस तरीके का हमने क्या कर दिया, सिर्फ छोटे से टॉपिक को डिस्कस किया और आपको ढेर सारी जानकारी प्रोवाइड किया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है और 4 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले, सबको अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। पहले आप इतना पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, जो भी दिक्कत आपको आई हो एक मैसेज करिएगा हमको कि सर किस प्रकार और एक्सप्लेनेशन में आपकी जानकारी प्रोवाइड की, या किस टॉपिक को, अगर हमारी वीडियो आपकी यूट्यूब पे पड़ी हुई, आप वहाँ जाकर रिवीजन कर सकते हो। प्लांट रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा हुआ है, और जेनेटिक, सारी टॉपिक मैंने वहाँ पे डाल दिया है। आप आराम से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। कोई दिक्कत हो तो आपको मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखिए और लोगों को दिखवाइए, ताकि उनका पेपर बेहतरीन हो जाए। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही है, मैंने पहले बता दिया, ये चैनल पूरी तरीके से राष्ट्र को समर्पित है, ताकि हमारा राष्ट्र विकसित हो। कैसे विकसित हो, जब वो पढ़ेगा, क्योंकि पढ़ाई से बड़ी ताकत दुनिया में कोई नहीं है। ये है आपका पावर ऑफ स्टडी या पावर ऑफ नॉलेज, बहुत बेहतरीन है। इसको आप यूज करिएगा, पढ़िएगा और मैक्सिमम मार्क लाइएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, धन्यवाद।